वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बेहतर तरीके से आप अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल पर हम इनकम टैक्स की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें बेसिकली हम ओवरऑल पूरे इनकम टैक्स की कंटेंट थ्योरी पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, और जैसे चैप्टर एंड होता है उस चैप्टर के एंड होने के बाद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने का एक जो दृढ़ संकल्प किए हैं, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो उसी सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए आज ये लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक पहली और दूसरी इस फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग पहले और दूसरे लेक्चर को देखिए, क्योंकि पहला और दूसरा लेक्चर कहीं न कहीं वो डिपेंड आपका है। वो इस जो हम तीसरा वीडियो आज आपको बताने वाले हैं उसका एक प्रकार से बेस है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज अगर पढ़ते हैं समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आज आपको इस क्लास के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनकम टैक्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में इस चैप्टर से एक आपका थ्योरी, एक थ्योरी बड़े नंबर में मैक्सिमम मार्क्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उस मैक्सिमम मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर जरूर पूछता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल इस इनकम टैक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस इनकम टैक्स में क्या क्या आपको पढ़ने हैं, उन सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। चलिए, तो इसमें ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स में क्या क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लेते हैं कि ओवरऑल कि हम लोग इनकम टैक्स में पहले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और वह डेफिनेशंस किस सेक्शन के थ्रू रखा गया है। मैंने आपको ये भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो ओवरऑल आपको इस चैप्टर में कुल मिलाकर 4 सेक्शन पढ़ने हैं दोस्तों। 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला सेक्शन हम आपको इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं दोस्तों, पहला सेक्शन, और साथ साथ चौथा सेक्शन जो कि चार्जिंग सेक्शन था ये भी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज आपको हम इस वीडियो में स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोस्तों, धारा 2 और धारा 3 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। जिसमें अगर हम बेसिकली बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट करते लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट करना चाहो तो नोट करते चलिए। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स वास्तव में इन डेप्थ में रियल में एकदम बिल्कुल जाकर जड़ में आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विथ सेक्शन में आपको पूरे डिटेल में विथ एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इंपॉर्टेंट जो भी बातें उसका नोट्स बनाते चलिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एकेडमिक के हिसाब से ओवरऑल में बात करूँ बीबीए एमबीए साथ साथ बीकॉम एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, और साथ साथ अगर जो भी आपका एमसीक्यूज का एग्जाम होता है, चाहे कंपटीशन लेवल हो या बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो एमसीक्यूज बेस पर, उस लिहाज से भी ये आपका इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पर्सन, सबसे पहले आपको हम बताएंगे पर्सन, पर्सन क्या होता है, उस पर्सन का क्या सेक्शंस रखे गए दोस्तों। उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 धारा 2 उपधारा 31 रखा गया है। दूसरे नंबर बात करेंगे तो है इनकम, आय के डेफिनेशन बताया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में बताया गया है। देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे सर इसमें धारा तो बहुत है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों इसमें धारा तो बहुत है, वास्तव में धारा बहुत है, लेकिन आपको सारे धारा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे और सिर्फ वही सेक्शंस को लिखिएगा। हाँ, एग्जाम में अगर आप सेक्शंस को लिखते हैं तो इस सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है। इस सेक्शन को लिखने से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने का पूरा पूरा चांस बन जाता है, क्योंकि लॉ का पेपर है। तो दोस्तों अगर आपके टू पॉइंट आपने लिखा विद सेक्शन, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, केस अगर दिया है किस प्रकार का केस है लिखते हैं, तो ये न्यूमेरिकल के बराबर आपको टोटल मार्क्स देता है। तो इनकम का सेक्शन क्या है, 2 सब सेक्शन 24। एसएससी का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं करदाता।
सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं बात करूँ, पर्सन हो गया, एसएससी हो गया और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सब चीज़ को लेकर आगे हमें कैलकुलेशन को समझना है। स्पेशली अगर बात करें तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। देन इसके बाद सेक्शन 3 के थ्रू आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं गत वर्ष, जो ऑलरेडी असेसमेंट ईयर के ठीक पहला रिलेवेंट प्रीवियस आपका जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। साथ साथ यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टोटल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बताएंगे वो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत आप लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये आपका जो लेक्चर नंबर 3 है, ये पहला इसका पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में हम कुछ और भी डेफिनेशंस को समझेंगे, जिसमें स्पेशली ग्रास टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ग्रास टोटल इनकम में क्या डिफरेंस होते हैं, कैजुअल इनकम क्या होता है, और साथ साथ और भी वगैरह वगैरह महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हमारे हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो इतने ओवरऑल हमने आपको टॉपिक बताया है। इन सारे टॉपिक पर आज तो चूंकि इतना अगर लंबा वाइड आपका है, अगर इन सब चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें हम केवल कुछ अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेके चलेंगे, बाकी डेफिनेशंस को हम लोग दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे। तो कौन कौन से हम लोग आज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपका है वो है इनकम टैक्स के लिहाज से, इनकम टैक्स के टर्म में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशनों में से एक अगर है तो है पर्सन। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, व्यक्ति। व्यक्ति देखो, व्यक्ति का मतलब अगर मैं लिख दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ, व्यक्ति के मतलब ये दिमाग में मत डालिएगा कि व्यक्ति मतलब केवल मेल की बात कर रहा है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल ये गलत बात है। व्यक्ति की मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पर्सन के बारे में बात करें, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है, मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो टर्म आपका है, जो टर्म दिया है पर्सन, इस टर्म का जो सेक्शंस रखा गया धारा 2 उपधारा 31 में, तो करा द टर्म ऑफ पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, कि पर्सन का जो डेफिनेशन है वो धारा 2 उपधारा 31 में रखा गया है। इसके बारे में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बट ये बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट जो आपका 1961 है उसमें पर्सन की कैटेगरी में किन किन व्यक्तियों को इंक्लूड किया गया दोस्तों, किन किन व्यक्तियों को इंक्लूड किया गया है उनके बारे में आपको बताया है। द टर्म ऑफ पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट इसमें ये बताया गया है किन किन पर्सन को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। इसके लिए अलग अलग 7 कैटेगरीज बनाई गई दोस्तों। इसके लिए क्या बनाया गया है, 7 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने नोट्स में नोट। तो इस 7 इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, उन कैटेगरीज के थ्रू हम लोग समझेंगे ये जो टर्म ऑफ पर्सन रखा गया है, इन टर्म ऑफ पर्सन को समझेंगे कि व्यक्ति क्या होता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले एक यहाँ पे जो लिखा गया है वो करा एन इंडिविजुअल, किसी प्रकार का कोई भी इंडिविजुअल के नाम से, जैसे मैं अगर इंडिविजुअल शब्द अगर मैं कहता हूं आपके दिमाग में आ जाएगा इंडिविजुअल मतलब खुद की बात करना। दोस्तों अगर हम यहाँ इंडिविजुअल की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ नेचुरल पर्सन की हम बात करें, सभी प्रकार के यहाँ पे जिंदा इंसान, हम आप राम श्याम गीता मीता सीता जो भी आप नाम ले लीजिए, जीवित व्यक्ति में बात कर रहा हूँ। ऑल टाइप ऑफ सच नेचुरल पर्सन इज नोन एज इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें मेल भी आएंगे दोस्तों, इसमें नारी शक्ति भी आएंगी, फीमेल भी आएंगी, थर्ड जेंडर भी आएंगे। ओहो, थर्ड जेंडर भी शामिल कर दिया गया, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें थर्ड जेंडर को भी शामिल कर दिया गया। थर्ड जेंडर आप समझ रहे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड जेंडर जो है देश की सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लॉ कहता है चलो भाई आप भी आ जाओ पर्सन की कैटेगरी में। चलिए इसके बाद बात कर रहे हैं तो अगला जो पॉइंट आपसे कर रहा है कि माइनर, सर माइनर भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, माइनर भी इसमें आ जाएगा, अवयस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कौन सी बात, अवयस बच्चा कैसे काम कर सकता है, कर सकता है काम। तो अगर ऐसा होता है तो लॉ कहता है सबसे पहले हम उस माइनर पर्सन को, उस माइनर जो आपका बेटा है या बेटी है, उसको पहले हम किसके, इन द टर्म ऑफ पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। बाद में इसका इनकम
हम टैक्सेबल करेंगे कि टैक्स फ्री करेंगे, कितना टैक्सेबल करेंगे, कितना टैक्स फ्री करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन पहले हम इसको क्या करेंगे, पर्सन की कैटेगरी में इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। हाँ, ये भी डिपेंड करेगा कि ये माइनर का इनकम पेरेंट के इनकम में जुटेगा, तो पेरेंट में मम्मी की इनकम में जुटेगा या पापा के इनकम में जुटेगा, ये बात की बात है दोस्तों, ये बात की बात है। अभी हम लोग नहीं समझेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि पर्सन में किन किन जो व्यक्तियों को शामिल किया गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो माइनर मतलब ऑल टाइप ऑफ सच, किसी प्रकार की कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिलो 18 ईयर हो, उनको हम लोग बोलेंगे माइनर। ठीक है, माइनर अलग होते हैं, मेजर अलग होते हैं। यस, इसके बाद इसमें क्या करा दोस्तों, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओहो, अनसाउंड माइंड सर ये क्या होता है? तो अनसाउंड माइंड वह व्यक्ति होता है जिसका देखा जाए तो, इसका मैं एग्जांपल बताऊं, हाँ, शारीरिक विकास तो हो जाता है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एडल्ट हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी भी वजह से, किसी वजह से वो एब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एब नॉर्मल टाइप होते हैं, में शारीरिक विकास तो हो जाता है लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, एब नॉर्मल टाइप के जो पर्सन आते हैं, हो सकता है कि उनके नाम से बिजनेस हो सकता है उनके नाम से किसी प्रकार का फर्म चल रहा हो सकता है वगैरह वगैरह, किसी प्रकार की कोई उनके पास प्रॉपर्टी उन व्यक्तियों के नाम से हो। अनसाउंड माइंड टाइप के व्यक्ति के एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सही दोस्तों, क्या आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई इस टाइप का एग्जाम्पल है? अनसाउंड माइंड में क्या कर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या ले भाई? चलो, आप पिक्चर एक देखे होंगे, थोड़ा सा पिक्चर की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर आज पिक्चर की बात बता रहे, क्या बात है? चलो कभी हम भी देख लेते हैं पिक्चर। तो पिक्चर एक आई थी, कोई मिल गया। दोस्तों याद है आप लोग को पिक्चर? तो उसमें कुछ जादू उदू वाला चीज दिखाया गया था। हाँ हाँ सर याद आ रहा, हाँ। देखो ये बातें कितनी जल्दी आपको याद आ जाती है। कल क्या पढ़ाए थे सर? कल की बातें न पूछो, कल की बातें याद नहीं है। चलो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो अनसाउंड माइंड जो है वो कोई मिल गया में आप पिक्चर देखे होंगे, तो ऋतिक रोशन जो आपका है में हीरो भी है। तो अब उसमें आप देखेंगे तो वह ऋतिक रोशन जिसमें है वो एक प्रकार से बड़ा तो हो गया था, लेकिन उसका जो मानसिक विकास था वो बहुत कम हुआ था। तो मैं वही ऋतिक रोशन को मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा अनसाउंड माइंड कैटेगरी में। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही। अनसाउंड मतलब ऋतिक रोशन नहीं दोस्तों, मैं ऋतिक रोशन हीरो की मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अनसाउंड माइंड क्या। क्लियर दोस्तों? इंडिविजुअल में क्या क्या शामिल करेंगे बताइए एक बार? मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बात क्लियर? चलिए, अगर हम पर्सन की सेकेंड कैटेगरी की बात करें दोस्तों, सेकेंड कैटेगरी में क्या करा है? HUF इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदू अविभाजित परिवार। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? HUF। दोस्तों कभी आपसे कोई पूछे HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। आइए थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन ब्रीफ में आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर डीप में अगर पढ़ना है तो यहाँ पे डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस क्या है, लॉ ने क्या किया है, इसको इंडिविजुअल की कैटेगरी से एक अलग है, एक पर्सन इसको मान लिया है। वो पर्सन का नाम क्या रखा गया है? HUF। जैसे सारे बेनिफिट जिस प्रकार एक आपका एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको एक व्यक्ति एक HUF बनाकर वह सारा इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति स्वयं, उसके स्पाउस मीन्स पति पत्नी, उसके 2 बच्चे को शामिल करके, अगर हम बात करें तो न्यूली आपका बिल्कुल अब न्यूली कोई भी कपल अभी बिल्कुल हाल में जिसकी शादी हुई है, वे सभी व्यक्ति वो क्या करते हैं, वह एक HUF बनाकर, जिनको भारत सरकार में एक प्रकार से उनको एक ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका क्या रिलैक्सेशन होता है मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं। तो वहां पर कोई व्यक्ति अपना इंडिविजुअल तो अलग वो कोई इनकम जनरेट करता है, लेकिन उसने क्या किया है, एक HUF क्रिएट कर दिया है, तो उस HUF के अंतर्गत वो अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिलैक्सेशन पा सकता है। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स में तमाम प्रकार के वह है जो टैक्स लिमिट के बारे में बताई गई है। तो टैक्स लिमिट की जो 2.5 लाख का है
तो 2.5 का लाख का लिमिट ले सकता है। अगर हम बात करें तो 80C में वह जाकर 1,50,000 रुपये तक का वो प्रोविडेंट फंड या LIC में किसी प्रकार का वो वहाँ पर क्लेम ले सकता है। अगर हम बात करें तो और किसी प्रकार का वह बेनिफिट ले सकता है, यहाँ दोस्तों वह इनकम टैक्स में और भी प्रकार का वह बेनिफिट ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2,50,000 का ले सकता है। वह HUF अपने नाम से किसी प्रकार का बिजनेस चला सकता है, लोन ले सकता है, किसी प्रकार का कोई रेजिडेंशियल घर का मालिक भी हो सकता है। वह अपने नाम से वह HUF के नाम से किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है और उस हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू वह 80D के अंतर्गत वो क्लेम भी पा सकता है 25,000 रुपये तक का। अगर वह HUF सीनियर सिटीजन है तो वहां पे एडिशनल 2.5 लाख के स्थान पे 3 लाख का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसको समझ में आ रहा होगा कि HUF को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो 1917 में एक अलग से उनको रिलैक्सेशन दिया गया। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बता दूं दोस्तों, तो 2005 में ध्यान रखिएगा, 2005 में हिंदू लॉ में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू अब इस HUF की कैटेगरी में फीमेल को भी शामिल कर दिया गया। इसके पहले फीमेल को शामिल नहीं किया गया था। अब किसी प्रकार की जो नारी शक्ति हमारी है, नारी शक्ति को भी HUF की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसमें अगर बात करें स्पेशली हिंदू भी इसमें हिंदू आते हैं। इसमें अगर बात करें तो आपके इसमें सिख आते हैं। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों क्या आएंगे, सिख भी आएंगे। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, पारसी आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, तमाम प्रकार के वो सारे जो कैटेगरी के पर्सन है वो आएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें मुस्लिम को छोड़कर, मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर वो सारे व्यक्ति HUF की कैटेगरी में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक इंडिविजुअल बनाते हैं तो वहां पे आपको 2.5 लाख, या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां भी आप पा सकते हैं, और HUF अगर आपने बनाया है तो HUF में भी आप कमा सकते हैं, और साथ साथ आप वहां भी रिलैक्सेशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब आप इंडिविजुअल में भी आप 2.5 लाख का रिलैक्सेशन पा सकते हैं, अगर HUF बनाए तो वहां भी आप 2.5 लाख का आप रिलैक्सेशन पा सकते हैं। ये होता है, आप शॉर्टकट में समझिएगा, टैक्स से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए एक प्रकार से ये तरीका बनाया गया। HUF अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, बनाना चाहे तो HUF बना सकता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा से हम और अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कंपनी के बारे में दोस्तों समझिएगा। ठीक है, कंपनी क्या होता है आपको मालूम होगा। कंपनी क्या है, वो आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। कानून की निगाह में क्या होता है, एक कंपनी एक क्या है, एक पर्सन है, एक पर्सन इंडिविजुअल है, लेकिन ये इंडिविजुअल क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और कानून की निगाह में, कानून की निगाह में इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। ठीक है, कह रहा है कि मीन्स कह सकते हैं कि अ कंपनी, अगर हम बात करें दोस्तों इसके थोड़ा से मीनिंग के बारे में, आई थिंक आप कंपनी लॉ में पढ़े भी चुके होंगे, और जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। कंपनी के बारे में डेफिनेशन क्या बताया गया है कि कंपनी में बी डिफाइन एज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कह रहा है, कंपनी में भी डिफाइन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के द्वारा क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसको क्या है, परपीचुअल सक्सेशन मिला गया, एक शाश्वत अधिकार मिला गया है। और साथ साथ आप ये भी पढ़े होंगे, इसको आप कॉमन सील, क्या दोस्तों, कॉमन सील, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार मुद्रा। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक कॉमन सील है, तो लॉ भी इसको एक अलग कैटेगरी के अंतर्गत माना है कि ये भी क्या है, पर्सन है। ठीक है, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा, मतलब सभी को वह पर्सन की कैटेगरी में जोड़ रहा है। यहाँ पे नेचुरली पर्सन की बात किया था, यहाँ नेचुरली पर्सन की बात कर रहा है, और यहाँ क्या बात कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहा है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी बातें क्लियर हो रही होगी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगला वर्ड करा फर्म। फर्म आपको मालूम होगा, फर्म की बात करें तो दोस्तों क्या कर रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है दोस्तों। क्या बात कर रहा है,
यानी कि क्या बात कर रहा है दोस्तों, ये पार्ट आपका फर्म फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। और आपको मालूम होगा अगर इंटरमीडिएट में आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको मालूम होगा, आपको बताया गया होगा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म में आप वहां पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप फर्म जो आपका है, तो पार्टनरशिप फर्म वो एक्ट 1932 बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया गया है। और इस पार्टनरशिप में अब हम लोग एलएलपी को भी शामिल करते हैं। एलएलपी बोले तो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप मतलब आपको इसमें मालूम होगा कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में मिलकर किसी अनुबंध के थ्रू आपस में मिलजुल कर व्यापार करते हैं। तो उनका जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। और उसमें काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उन पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साझेदार। तो पार्टनर को भी पार्टनरशिप फर्म मतलब यहाँ पर उनके द्वारा जो बिजनेस क्रिएट किया जाएगा उस बिजनेस का जो नाम रखा जाएगा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वो क्या नाम रखा जाएगा? उसका नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों? फर्म। उसके नेम का नाम जो रखा जाएगा फर्म, मतलब ABC कुछ भी हो सकता है, जैसा भी होगा वो किया जाएगा दोस्तों। तो फर्म समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके लिए कानून बनाया गया है। हाँ, इसका लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है दोस्तों, अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये ऐच्छिक होता है। आप कराइए चाहे न कराइए, वो बात की बात है। लेकिन कंपनी का पंजीयन कराना बोले तो लाइसेंस लेना मैंडेटरी है दोस्तों। तो आइए अगला जो वर्ड आपका है दोस्तों, अगला जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इसको डीप में समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो कह रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखिए दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तियों का संघ। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों का समुदाय। दोनों में बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए एसोसिएशन ऑफ जो पर्सन होता है इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई व्यक्ति, इसमें इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, फर्म हो सकता है या कंपनी, कोई न कोई इसमें से जो मैं ऊपर के चार बता रहा हूं ये लोग आपस में मिलकर, ये लोग आपस में मिलकर मीन्स कह सकते हैं इट मीन्स टू आर मोर पर्सन ज्वाइन अ कॉमन बिजनेस अ कॉमन पर्पस। मतलब दो या दो से अधिक मिलजुल कर एक कॉमन बिजनेस कॉमन पर्पस के लिए अगर वो करते हैं एज ए ज्वाइंट फैमिली मेंबर ग्रुप में, मीन्स ज्वाइंट फैमिली मेंबर ग्रुप में अगर वो काम करते हैं तो उनका जो ग्रुप तैयार होगा उस ग्रुप को क्या नाम रखा गया है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ध्यान रखिए इसमें इसमें किसी प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज की व्यक्तियों को रखा गया है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इसमें सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ तो इंडिविजुअल पर्सन को रखा गया है। इंडिविजुअल 1 हो सकता है, इंडिविजुअल 2 हो सकता है, इंडिविजुअल 3 हो सकता है, इंडिविजुअल 4, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। ध्यान रखिए इसमें ना तो एचयूएफ आएगा, ना फर्म आएगा, ना तो आपका कंपनी आएगा, बल्कि इंडिविजुअल अगर आपस में मिलजुल कर किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर सकते हैं। मींस आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यस बिल्कुल हाँ। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब नेचुरली, ध्यान रखिएगा मैं नेचुरली बात कर रहा हूं, ठीक है, नेचुरली पर्सन, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, कोई व्यक्ति ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो उनका जो हमारा कहलाएगा वो व्यक्तियों का समुदाय कहलाएगा, मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? बताइएगा, कमेंट करिएगा, तुरंत इसको कमेंट करके बताइएगा। एसोसिएशन में क्या कर रहा हूं, इसमें सभी प्रकार के इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म और कंपनी, सभी प्रकार के जो ये अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, ये लोग मिलकर कॉमन बिजनेस कॉमन पर्पस के लिए अगर करेंगे, मींस अलग अलग कैटेगरी के पर्सन शामिल करते हैं, तो जो इनका ग्रुप तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या बता रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ नेचुरली पर्सन अगर मिलकर एक बिजनेस करते हैं कि ये फर्म नहीं खोलेंगे। ध्यान रखिए, अब मत सोचिएगा सर ये क्या फर्म हो सकता है, नहीं दोस्तों, ये फर्म नहीं खोलेंगे बल्कि एक सिर्फ ज्वाइंट वेंचर, ध्यान रखिएगा, एक सिर्फ क्या करेंगे? एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में आपका काम करेंगे। किसी प्रकार का कोई फर्म नहीं खोलेंगे बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलजुल कर एक समूह तैयार करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें हम दोस्तों, थोड़ा आइए और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है दोस्तों? वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? चलिए
वो क्या करा है, लोकल अथॉरिटी। क्या बोल रहा है दोस्तों, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, स्थानीय किसी प्रकार का कोई भी अथॉरिटी, अधिकार, पावर, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, तो लोकल अथॉरिटी किसी प्रकार का, इसमें जो भी हमारे पंचायत की बात करें दोस्तों, इसमें पंचायत को शामिल किया गया है। और किसको हम लोग शामिल कर सकते हैं दोस्तों, म्यूनिसिपैलिटी को बोले स्थानीय सत्ता, आई थिंक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय सत्ता। तो पंचायत इसमें शामिल होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले इसमें शामिल होते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या किसी प्रकार की कोई कमेटी होती है, इन कमेटी को भी क्या रखा गया है, पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय सत्ता, तो ये तो भी गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट है। तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स लगी, तो लॉ कहता है, देखो लॉ बहुत ही साफ समझ लीजिए, लॉ कहता है बात की बात है, हम इनसे टैक्स लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले इन द टर्म ऑफ पर्सन, ध्यान रखिएगा, इन द टर्म ऑफ पर्सन में हम लोकल अथॉरिटी को भी शामिल करेंगे। भैया तुम भी पर्सन हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे किसी प्रकार की कोई कमेटी हो, उन सभी पर्सन को हम लोग कैटेगरी में शामिल करेंगे। बाद में हम अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जाम्पशन ऑफ इनकम के बारे में बता देंगे कि कौन कौन से इनकम एग्जम्प्ट है, उसमें हम इनको भैया रखेंगे, तुम टैक्स की लिमिट में हो कि टैक्स के बाहर हो कि एग्जाम्प्ट हो, वो बात की बात है। लेकिन द टर्म ऑफ पर्सन में मैं इनको मीन्स लॉ कहता है लोकल अथॉरिटी को हम इसमें शामिल करेंगे दोस्तों, स्थानीय सत्ता इसको बोलते हैं। लास्ट आपका जो 7 कैटेगरी का पार्ट है वो कर रहा है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, किसी प्रकार का कोई भी, इसमें ध्यान रखिए कृत्रिम, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी कृत्रिम टाइप का, अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी कृत्रिम टाइप का अगर व्यक्ति है तो उसको भी ला कहता है हम तुम्हें भी पर्सन की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो इनकम टैक्स किसी को नहीं छोड़ रहा है। सही बात है भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता, ये बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ता, टैक्स लेगा तो सबसे लेगा। पर्सन में सबसे पहले इसने क्या किया, इसको शामिल कर दिया है। वो अलग बात है बाद में इसको फिर टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये बात की बात है दोस्तों, ये मुद्दा बात की बात है। चलो जाने दीजिए, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर टेंशन नहीं लेते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन आ जाए, इसमें अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी से भी, किसी प्रकार का कोई बार काउंसलिंग हो गया, किसी प्रकार का कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, या गॉड, ओफो लो भैया, तो आप सोच रहे होंगे सर गॉड मीन्स भगवान को भी। यहाँ दोस्तों गॉड को भी इसने पर्सन की कैटेगरी में शामिल कर दिया। तो आपको आप समझ में आ होगा, मतलब इनकम टैक्स किसी को नहीं छोड़ता। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भगवान पे टैक्स, भगवान से कैसे टैक्स, एक ही बात तो है भाई, गॉड पर कैसे टैक्स लगेगा भैया। तो देखिए लॉ कहता है कि हम भगवान से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन भगवान के नाम पर जो लोग पैसा आपसे लेते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का कोई धार्मिक व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति भाई देखिए गॉड के नाम पर अगर पैसा लिए तो लॉ कहता है उसका यूज सिर्फ उन्हीं के मकसद के लिए हो। मीन्स आप भगवान जी का भोग मतलब खर्च कर रहे हैं, भगवान जी का प्रसाद बना रहे हैं, भगवान जी के कपड़े या भगवान जी के किसी प्रकार का ज्वेलरी या उनका किसी प्रकार का घर टेम्पल का लीजिए किसी प्रकार का और चीज बनवाते हैं, तो उस पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस भगवान जी के नाम पे पैसे लेकर आप अपने पर्सनल यूज में अगर लेते हैं तो वो उन पर्सनल यूज वाले को हम लोग कैटेगरी पर्सन के टर्म में शामिल करेंगे और उन पर टैक्स लगाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि पर्सन क्या होता है, पर्सन की अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई दोस्तों, ठीक है। आई थिंक दोस्तों पूरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़े, चलिए और आगे से थोड़ा देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरी डेप्थ में इन गहराई में जाकर मैं आपको पूरी इनकम टैक्स की पूरी बारीकी को एक एक बिंदुओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे लॉ है, कानूनी दांव पेच है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे अगर बात करें, हाँ थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल अगर बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल में आप थोड़ा समझ लीजिए। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में पर्सन आएगा दोस्तों। चलिए मैं पहले नंबर पे लेता हूँ, एक ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक कंपनी लेता हूँ, मान लीजिए कोई मैं एक कंपनी लेता हूँ, मान लो क्या कंपनी ले भाई, चलो सन कंपनी लेते हैं, सन इंडिया लिमिटेड, सन
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक दूसरी मैं बात कर रहा हूँ तो करा है ए बी एंड कंपनी। एंड कंपनी ये क्या है, एक फर्म है। चलिए तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो किसी प्रकार का बैंक में ले लेता हूँ, लो भैया एसबीआई बैंक हम ले लेते हैं। ठीक है, एसबीआई बैंक। चलिए कुछ और मैं कैटेगरी ले रहा हूँ, मैं मान लो एक यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, चलो भाई फेमस यूनिवर्सिटी बीएचयू ले लेता हूँ, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलो भाई बीएचयू का मैंने नाम ले लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। चलो किसी प्रकार का हम बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक म्युनिसिपल बोर्ड ले लेते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड लो, एक कॉरपोरेशन लो, मान लो आगरा ले लेते हैं, दिल्ली कलकत्ता कुछ भी ले सकते हैं, किसी प्रकार के ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इतना अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इनको किन कैटेगरी में रखना चाहोगे, ये मैं 5 एग्जांपल लिया, इन 5 एग्जांपल को किन कैटेगरी में रखना चाहोगे आपको बताना दोस्तों। तो ध्यान रखिए यहाँ पर मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं तो आपको मालूम होगा कि ये कंपनी किस कैटेगरी के पर्सन में जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर ये हमारा जाएगा, क्या जाएगा, अ कंपनी, कंपनी, कंपनी की कैटेगरी में ये जाएगा दोस्तों। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जाएगा। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसको किस में डालोगे आप बताओ दोस्तों, इसको आप बताओगे सर पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सही बात है, पार्टनरशिप ये क्या है, फर्म होगा। ठीक दोस्तों, ये क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, चलो भैया ये जितने भी ध्यान रखिए, जितने भी हमारे इंडिया में बैंक है, जितने भी अगर इंडिया में बैंक है, वो सारे बैंक भी हमारे क्या होते हैं, वो कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, वह भी हमारा कंपनी के ही कैटेगरी में आता है, चाहे वह प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वह लिमिटेड हो, किसी प्रकार की कोई भी कंपनी हो, 1 पर्सन हो, वो भी आएगा। और आल टाइप ऑफ बैंक जितने भी हमारे, वो भी हमारा एक कंपनी की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अगर हम बात करें किसी प्रकार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी प्रकार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो वह यूनिवर्सिटी जो हमारा क्या आता है, वो आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में आता है। कृत्रिम प्रकार का कोई भी व्यक्ति, ये भी पर्सन है, कैसा है, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपको मालूम होगा कि किसी प्रकार का कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड हो, उन बोर्ड को हम लोग किस नाम से रखा गया, अभी मैंने आपको समझाया है, इसको हम लोग किस नाम रखेंगे दोस्तों, लोकल अथॉरिटी। क्या नाम रखेंगे दोस्तों, लोकल अथॉरिटी। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि ओवरऑल लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में किन किन पर्सन को शामिल किया गया दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों पूरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बाकी डेफिनेशन हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैटर को शॉर्ट कर रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज प्लीज बताइएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों